आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ के बारे में। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इसको पहले रफली समझते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये सॉइल वेज है और इसमें बहुत सारा लेयर्स है, बहुत सारा लेयर है, ये सारा लेयर्स है। तो क्या होता है कि ऊपर वाला जो लेयर है ये अपने वजन के कारण नीचे वाले लेयर पे स्लाइड करना चाहता है, ये सरकना चाहता है। तो ये जब सरकना चाहता है तो नीचे वाला लेयर क्या करता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है, जिसके कारण ऊपर वाला जो वेज है, ऊपर वाला जो लेयर है वो नीचे वाले लेयर पे स्टे रहता है, रुका हुआ रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ये टेंडेंसी जो है स्लाइड करने वाला टेंडेंसी। और शियर स्ट्रेस के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे मॉस में कि जब प्लेन के पैरेलल हम लोग एक फोर्स लगाते हैं तो इसमें इस तरह का कुछ डिफॉर्मेशन का नेचर आता है। यही जो नेचर इसमें डेवलप हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और इस नेचर को अपोज करने के लिए जो प्रॉपर्टी डेवलप होता है बॉडी के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ। यानी ये कहला है मेरा शियर स्ट्रेस। और ये रेसिस्टिव फोर्स क्या कहला है, जो कि रेसिस्ट करना चाहता है, जो रोकना चाहता है, स्टे रखना चाहता है ऊपर वाले लेयर को नीचे वाले लेयर पे, उसको हम लोग बोलते हैं उसका स्ट्रेंथ, यानी शियर स्ट्रेंथ। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज द शियर strength of soil is the resistance to deformation by continuous shear displacement of soil particle। तो डिफिनीशन से भी यही निकल के आता है कि अगर कोई सॉइल लेयर है और इस पे हम कंटिन्यूअस शियर डिफॉर्मेशन कर लगा रहे हैं, मतलब शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं ताकि सॉइल डिफॉर्म कर जाए, लेकिन सॉइल डिफॉर्म नहीं कर रहा है किसी भी कारण से। तो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ऊपर वाला लेयर है उस पे नीचे वाला लेयर एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा होगा, अपोजिंग स्ट्रेस लगा रहा होगा। इसी अपोजिंग नेचर के फोर्स को, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ। वही लिखे, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल is the resistant to deform by continuous shear displacement। अगर किसी सॉइल पे कंटिन्यूअस शियर डिस्प्लेसमेंट होना चाह रहा हो कोई सॉइल, तो उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है, रोकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं उस सॉइल पार्टिकल का। यानी शियर स्ट्रेंथ क्या हुआ, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज द रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन बाय कंटिन्यूअस शियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल। क्लियर है। इसके बाद दो पॉइंट और इसमें देखते हैं हम लोग। द फेल्योर कंडीशन ऑफ सॉइल, द फेल्योर कंडीशन ऑफ ए सॉइल may be expressed in the terms of लिमिटिंग शियर स्ट्रेस। मतलब फेल्योर कंडीशन कब हो, जब इस लेयर पे हम, जैसे ये लेयर है और इस लेयर पे हम अपना स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब शियर स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन आएगा कि ऊपर वाला लेयर जो है वो स्लाइड कर जाएगा नीचे वाले लेयर पे। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग शियर स्ट्रेस। मतलब फेल्योर वाले कंडीशन को, जहां पे सॉइल
में अब टेंडेंसी हो जाता है फेल करने का, कि अब मान लीजिए इस पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस लगा रहे हैं, शियर स्ट्रेस, ये बढ़ाते गए और आ गए 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो अब 10.1 भी अगर हम कर देंगे किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये लेयर क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा, सरक जाएगा नीचे वाले लेयर पे। तो यही जो लास्ट वैल्यू है, जहां तक सॉइल अपने आप को सस्टेन करता है, डिफॉर्मेशन से बचा के रखता है, उसी लास्ट स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग स्ट्रेस। यहां तक सॉइल में टेंडेंसी आता है फेल्योर होने का, और इसको हम लोग लिमिटिंग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग इसी में, द लिमिटिंग शियर स्ट्रेस, दिस लिमिटिंग शियर स्ट्रेस, दिस लिमिटिंग शियर स्ट्रेस is known as its shear strength। क्लियर है कि अभी हम डिफाइन किए कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक हम लोग अपने शियर स्ट्रेस को बढ़ाए, मतलब ऊपर वाले लेयर पर जो फोर्स लगाए। तो यहां तक क्या है कि फेल्योर का टेंडेंसी इसमें आया है, लेकिन अभी ये फेल नहीं हुआ है। तो इतना वैल्यू तक अपोजिंग फोर्स अपने आप को डेवलप किया होगा, जिस तरह की फ्रिक्शन में करता है, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं फ्रिक्शन वाले केस में। मतलब इस वैल्यू तक ये भी अपने आप को इंक्रीज किया होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग 10.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का शियर स्ट्रेस कर देते हैं, तो इसका वैल्यू बढ़ता नहीं है। ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, कितना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी लिमिटिंग वैल्यू को इतना तक ही सॉइल शियर स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है, रोक सकता है। इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ। द लिमिटिंग शियर स्ट्रेस, लिमिटिंग शियर स्ट्रेस यही है, उसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ सॉइल का। क्लियर। फिर अगला पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सॉइल में भी डिराइव, कोई भी सॉइल में जो शियर स्ट्रेंथ आता है वो 3 कारणों से आता है। पहला इंटरलॉकिंग, दूसरा फ्रिक्शन और तीसरा कोहेशन। ये 3 कारण से ही सॉइल में क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ आता है, मतलब एक लेयर को दूसरे लेयर पे स्लाइड होने से रोकता है। तो किस सॉइल में कौन सा टेंडेंसी के कारण शियर स्ट्रेंथ आता है, इसको आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या बोले कि 3 जो पॉइंट है उसके कारण ही मेरा क्या होता है, किसी भी सॉइल में शियर स्ट्रेंथ आता है। तो यहां लिखेंगे, ए सॉइल मे बी डिराइव इट्स शियर स्ट्रेंथ फ्रॉम फॉलोइंग पैरामीटर्स। मतलब सॉइल में जो शियर स्ट्रेंथ आता है वो निम्नलिखित पैरामीटर के कारण आता है। ये लिखे, सॉइल में भी डेराइव इट्स शियर स्ट्रेंथ, मतलब सॉइल में जो शियर स्ट्रेंथ आया वो नीचे जो पैरामीटर्स है दिया गया उसी के कारण आता है। तो पहला पैरामीटर होता है इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा होता है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, और थर्ड वन कोहेशन और एडेशन ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल्स। यानी ये 3 कारण से, ये 3 पैरामीटर के कारण सॉइल में शियर स्ट्रेंथ डेवलप करता है। किसी भी शियर स्ट्रेस के अगेंस्ट जो स्ट्रेंथ डेवलप करता है वो यही 3 पैरामीटर्स के कारण, मतलब पहला इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस
और तीसरा कोहेशन और एडेशन ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल्स। यही 3 पैरामीटर्स है जिसके कारण सॉइल में किसी भी शियर स्ट्रेस के अगेंस्ट शियर स्ट्रेंथ डेवलप होता है। तो किस सॉइल में किसके कारण होता है? अगर मेरा सॉइल ग्रेनुलर हो, अगर मेरा सॉइल ग्रेनुलर हो या सैंड हो तो उसमें 2 के कारण आता है, यानी ग्रेनुलर सॉइल और सैंड, इस दोनों सॉइल में जो शियर स्ट्रेंथ डेवलप होता है, जो शियर स्ट्रेंथ डेवलप होता है 2 पैरामीटर्स के कारण, इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन के कारण। और अगर सॉइल क्लेई होगा, अगर सॉइल क्लेई होगा तो उसमें कोहेशन और एडेशन के कारण। इसको याद रखना भी आसान है, सी से क्ले और सी से कोहेशन। मतलब क्लेई सॉइल में शियर स्ट्रेंथ जो आता है किसी भी शियर स्ट्रेस के कारण, वो ओनली 1 पैरामीटर्स के कारण आता है, वो है कोहेशन या एडेशन। कोहेशन और एडेशन आप लोग अच्छे समझते हैं, ये फ्लूइड के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कोहेशन बोलते हैं, और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग एडेशन बोलते हैं। यानी ये 3 पैरामीटर्स के कारण शियर स्ट्रेंथ आता है, इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण ग्रेनुलर सॉइल और सैंड में शियर स्ट्रेंथ आता है, और कोहेशन और एडहेशन के कारण क्लेई सॉइल में मेरा शियर स्ट्रेंथ आता है। ये 3 पैरामीटर्स के बारे में हम लोग समझे कि ये 3 पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉइल में शियर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। इसके बाद हम लोग मोर स्ट्रेस सर्किल पढ़ते हैं। इसमें मोर स्ट्रेस सर्किल, तो मोर स्ट्रेस सर्किल पढ़ने के पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स का नॉलेज होना चाहिए, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंपाउंड स्ट्रेस चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ हम भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस, अब प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? मान लेते हैं कोई भी एक प्लेन है, मान लीजिए बॉडी है और इसका ये वाला प्लेन है, मान लीजिए ये एबी प्लेन है। मतलब एक ऐसा प्लेन जहां पे ओनली नॉर्मल स्ट्रेस हो और शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो। मतलब मान लीजिए कि एबी प्लेन है और यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या है? 0 है। ओनली नॉर्मल स्ट्रेस आर अवेलेबल, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस आर हेयर। मतलब सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे हो और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उस केस में इस प्लेन को, यानी ए बी जो मेरा प्लेन है वही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लेन। ए प्लेन ऑन व्हिच शियर स्ट्रेस इज 0, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस इज अवेलेबल, दैट प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। पहले इसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। और इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है, इस प्लेन पे जो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब ओनली नॉर्मल स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस 0 है, तो इस नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। यानी प्लेन को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन और उस पे शियर फोर्स 0 हो, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस हो, तो उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। यानी सबसे पहला प्रिंसिपल प्लेन डिफाइन कैसे करेंगे? ए प्लेन ऑन व्हिच शियर स्ट्रेस इज 0, ए प्लेन ऑन व्हिच शियर स्ट्रेस इज 0, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस आर अवेलेबल। मतलब ओनली उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस अवेलेबल होगा, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। और उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस 3 तरह का होता है। पहला होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं। दूसरा आता है इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको सिग्मा 2 से डिनोट करते हैं।
और तीसरा होता है मेरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको हम लोग सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं। और सॉइल मैकेनिक्स के केस में हम लोग दो के बारे में पढ़ते हैं, यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल हो जाता है। इसलिए सॉइल मैकेनिक्स के बारे में हम लोग सिर्फ दो के बारे में ही चर्चा करते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और सॉलिड मैकेनिक्स में जब हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ ये तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने तरह का हुआ? 3 तरह का, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसके बाद सबसे मेन चीज है साइन कन्वेंशन, जो कि बहुतों को दिक्कत होता है लेने में, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। जैसे मान लेते हैं कि एक ये ब्लॉक है या सॉइल पार्टिकल्स है, और ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है। इस ओर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा x, इधर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा y, सिग्मा x, सिग्मा y, और शियर स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पे इस तरह से टाउ xy। तो कब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, और कब शियर स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, इसी के बारे में हम लोग साइन कन्वेंशन में डील करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें फेस, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा रिजल्ट। ये 3 टेबल हम लोग बनाते हैं। इसको बोलते हैं फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। और मान लेते हैं यही ब्लॉक है, यही ब्लॉक है, इसका 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। इस चारों फेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, इसको पुल खींच रहे हैं इस तरह से, इसको इधर से खींच रहे हैं, और साथ साथ शियर भी लगा रहे हैं। तो कब हम लोग पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे, तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस, यानी टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी टेंशन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन को हम लोग निगेटिव। तो यहां दिख रहा है कि ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा फॉर्मूला के अंदर, और ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसी के जगह अगर हम लोग कंप्रेसिव फोर्स इस तरह से लगा देते, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज कर देते, तो यहाँ सिग्मा एक्स पॉजिटिव है और सिग्मा वाई का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव, क्योंकि ये कंप्रेस कर रहा है बॉडी को और ये इलोंगेट कर रहा है बॉडी को, यानी एलोंगेटेड नेचर को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और कंप्रेसिबल नेचर को हम लोग निगेटिव लेते हैं। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है शियर स्ट्रेस को लेने में। तो शियर स्ट्रेस को लेने के लिए सबसे पहले समझते हैं फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, और ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में x का मान प्लस, इधर x का वैल्यू पॉजिटिव, इधर y का वैल्यू पॉजिटिव, इधर x का वैल्यू नेगेटिव, और इधर y का वैल्यू नेगेटिव। ये फेस हो गया। तो इस तरह से फेस, 1 मिनट सॉरी, इसमें फेस में क्या करते हैं? इसके ऊपर जो भी फेस है, इसके ऊपर ये फेस है तो ये पॉजिटिव फेस हुआ, इसके नीचे ये निगेटिव फेस, और इसके इस ओर पॉजिटिव फेस और इसके इस ओर निगेटिव फेस। और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम लोग जानते हैं, अभी देखें। और इधर भी ये डायरेक्शन, ये मेरा पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन मेरा निगेटिव है, और ये डायरेक्शन मेरा निगेटिव है। तो सबसे पहले समझते हैं, मान लेते हैं यही एक फिगर है और इस ओर मेरा शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो शियर स्ट्रेस यहां लग रहा है, मतलब किस फेस पे लग रहा है? इसके ऊपर पॉजिटिव फेस पे, मतलब मेरा फेस क्या है? पॉजिटिव है। और इसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी इसका वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे, टाउ एक्स वाई का मान पॉजिटिव लेंगे। या दूसरे फेस से भी हम लोग देख सकते हैं, ये मेरा फेस क्या है? पॉजिटिव है, डायरेक्शन भी ऊपर पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया।
दूसरा केस में अब इसका हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं इस तरह से। ये डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया इसका, टाउ एक्स वाई। अब देखते हैं, ये फेस पॉजिटिव है, फेस पॉजिटिव है क्योंकि ये फेस पॉजिटिव, ये फेस पॉजिटिव, और डायरेक्शन क्या है, निगेटिव। डायरेक्शन मेरा निगेटिव, यानी प्लस इंटू माइनस, माइनस यानी इसका वैल्यू इस समय टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या करेंगे कैलकुलेशन में हम लोग निगेटिव लेंगे। तो इसी तरह से फेस और डायरेक्शन से हम लोग समझते हैं, या इसको फिर से देख सकते हैं। ये फेस क्या है, पॉजिटिव है, ये फेस मेरा निगेटिव है, ये फेस निगेटिव और डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इस केस में क्या हो गया, निगेटिव। यानी इसी तरह से हम लोग फेस और डायरेक्शन से समझ सकते हैं कि टाउ एक्स का वैल्यू कैलकुलेशन में हम लोग कब निगेटिव लेंगे और कब पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूला है जो कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में डिराइव करके बताया जाता है, या सिर्फ हम फॉर्मूला लिखेंगे और डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे इसका। तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, सॉरी प्लस है। और शियर स्ट्रेस निकालते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये दो तरह का फॉर्मूला है, इसको फिर से हम लिख देते हैं। यानी सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अभी हम लोग देखे थे फिगर में कि यही एंगल था थीटा, और यहां से अगर हमको शियर स्ट्रेस निकालना है तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये दो फॉर्मूला है हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही, अगले लेक्चर में फिर आगे का देखते हैं।